ऐसी कोई चीज है जो समझ में ना आई हो? है कुछ, आ जाओ। है कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? देखा ना अभी सबने पीडीएफ। कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो? आ जाओ। क्या कर रहे हो भाई? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, ये भी ना बात, ये क्या चीजें होती है? देखो, इनको ऐसे समझो। दो तीन चीजें हैं। बैंड के लेवल पे हम कंप्लीट बात करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। कंप्लीट की कंप्लीट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जो बचपन से करते आए हो अब हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी। बचपन से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बचपन से? कौन सा है भाई, दिखाना शक्ल जरा याद करने वाला। रटते हैं, ठीक है। हमें ये चीज अगले 20 दिन तक और रटनी है, ठीक है। अब हम करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सिंपल ये करना है, तुम्हें रटना है कि सी बैंड क्या है। ये है मेरा के यू बैंड, कुछ होता है। देखो, जो कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ गया वो 14 अक्टूबर टेस्ट क्रायोजेनिक प्लैंक एनर्जी आयरन डोम, किस नाम से था वो? पीडीएफ किस नाम से थी? नहीं मिलेगी इसमें, है शायद ट्रांसफर नहीं किया। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले एल बैंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 2 गीगाहर्ट्ज है। इसको भूल जाओ, याद करो एल कहां तक है, 1 to 2 है। इसमें आगे लिखा जीपीएस, क्या है? नेविगेशन का टाइप है। फिर है मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, इसमें कुछ मैरीटाइम, समुद्री यात्रियों के लिए, समुद्र के लिए जब वहां पे हम करते हैं, वो कुछ पोजीशन लोकेशन मैरीटाइम में है। एविएशन कम्युनिकेशन, इंडिगो वगैरह फ्लाइट्स के दौरान जो कम्युनिकेशन होता है। एस बैंड क्या कहता है? 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, टेलीमेट्री है, टेलीमेट्री बताया था। वेदर रडार है। देखो ध्यान रखना, वेदर रडार और वेदर के उसमें फोरकास्टिंग में फर्क है, ठीक है। ये किसके लिए? वेदर रडार के लिए। सी बैंड है, फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज। फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज कौन सी होती हैं? D2H वाली, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, ठीक है। एलोन मस्क वाली, कि वो सैटेलाइट क्या है, एक स्पेसिफिक काम कर रही है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसका काम क्या है? 5G सिग्नल भेजना। अब वो सैटेलाइट पूरा ऐसा भी हो सकता है, वो एयरटेल के लिए भेजता हो, जियो के लिए भेजता हो, सबके लिए भेजता हो। लेकिन स्टारलिंक वाले किसके लिए काम करेगी? फिक्स उसके लिए। या फिर एक ऐसी सैटेलाइट जो कैसी है, जो मिलिट्री के लिए यूज होती है, तो वहां से भी कैसे है? फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज, या फिर सैटेलाइट वहां पे कहा जाएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इसमें कोई डाउट नहीं, ब्रॉडकास्टिंग पता है सबको, ठीक है। एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक्स बैंड मेरा कहां था? 8 टू लेकर 12.5 तक। मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया, रडार सिस्टम्स हो गया, एंड साइंटिफिक रिसर्च। फिर मेरे पास है के यू बैंड 12.5 टू 18, डायरेक्ट टू होम डीटीएच वाले, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वी सैट कम्युनिकेशंस, ठीक है। वीडियो सैटेलाइट जो है, वीडियो कम्युनिकेशन जो होती है वीडियो के दौरान, वीडियो सेट सिस्टम्स, एंड सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट यानी हमारा स्टारलिंक किसके अंदर काम करेगा अब? के यू बैंड में, ठीक है। और मेरे पास फिर के बैंड है, कहां से? 18 टू लेकर 20 टू 26.5। किस लिए यूज होता है? रडार सिस्टम के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस रिसर्च के लिए। ये क्या कहते हैं? इट ओवरलैप्स विद द पार्ट ऑफ के बैंड और के यू बैंड। कुछ हिस्सा ऐसा जो क्या है, जो दोनों में आता है। के किस में आता है? के ए बैंड में आता है और के यू बैंड में आता है, ठीक है। इट इज लेस कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल सैटेलाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक अटेन्युएशन एंड सर्टेन एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी में क्या अटेन्युएशन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मेरे पास के बैंड है, हाई कैपेसिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब अगर मुझे हाई कैपेसिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो मेरे आम जनता के लिए नहीं होगा,
कई बार तुम ये सोचते ना, कई बार तुम्हें इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखने को मिलती है, उस रील्स में क्या होता है कि दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट इतना तेज है कि अगर आप नेटफ्लिक्स के सारे मूवीज डाउनलोड करने लग जाओ एक बार में तो कितनी देर में डाउनलोड हो जाएगी? 26-27 मिनट में। नहीं देखी ऐसी रील्स? मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम नॉर्मली यूज करते हैं तो उसकी सर्टेन स्पीड होती है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आम जनता के लिए जो स्पीड है और जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए स्पीड है वो उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए अब तुम्हें क्या लगता है कि जब साइंटिस्ट, अब जब इसरो क्या करता होगा अपने मिशन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता होगा किसके साथ में, सैटेलाइट के साथ में, तो क्या वो हमारे वाला 5G या 4G यूज कर रहे होंगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना कि जब तक बाहर खड़े होकर कर रहे हैं सैटेलाइट से बात तब तो 4G में बात हो रही है, जैसे ही अंदर आके करने लगे तो 2G होगी। तो तब तो दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्या है स्पेसिफिक लोकेशन यूज करते, स्पेसिफिक वो करते हैं, और वो बहुत अलग तरह का ऑप्टिकल वाला यूज करते हैं, हमारी तरह वो क्या है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन यूज नहीं कर रहे। तो वहां पे क्या है सर्टेन अलग अलग अमाउंट होता है। तो जब मैं किसकी बात करूंगा, जब मैं यहां पे आ जाऊंगा किस बैंड में, के बैंड में आ जाऊंगा, तो मैं हाई स्पीड सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करूंगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक सैटेलाइट है, वो हमारे लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्यू वाले बैंड है जिनमें मुझे एक्सपेरिमेंटल हाई क्वालिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, फिर मेरे पास वी बैंड है, और फिर मेरे पास यू बैंड है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे आएंगे? अब आपको ना चीजें लिखी हुई है, बस आपको थोड़े टाइम के लिए क्या करना है, रटना है। जब हम क्या करें, जब हम शॉर्ट वेव्स, वेरी शॉर्ट वेव्स उसमें आएंगे तो मैं बताऊंगा कि 1.2 गीगाहर्ट्ज कितना है, 12.5 गीगाहर्ट्ज की लोकेशन कहां एग्जिस्ट करती है उस टाइम के लिए। अब जो जिस जिस प्रयोग के लिए चीजें, वो चीजें हमने पहले देख ली है। अब क्या होगा, ये अभी भेजने का मतलब क्या है कि अब जो आप लोग नोट्स पढ़ोगे जो मैंने कल भेजे थे एक साल पहले वाले 2024 के, ठीक है, एक दो दिन में 2025 वाले हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है तो वो 2025 वाले हो जाएंगे। तो उस उनमें ना कई जगह आपको मिलेगा कि मेरे पास क्या है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उन्होंने किसी ने लॉन्च कर दी है, जैक्सा ने लॉन्च कर दी विद के यू बैंड। जब के यू बैंड आएगा तुम्हें क्या पता रहेगा किसके लिए कम्युनिकेशन यूज होता है? इंटरनेट के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो वैसे वहां से आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ लिंकअप करना। ठीक है, बस थोड़े टाइम के लिए क्या कर लो, रट लो। ठीक है, कहां पे कैसे एग्जिस्ट लोकेशन करती है, वो एग्जिस्ट स्पेक्ट्रम में कहां एग्जिस्ट करता है, उन बैंड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, और बैंड का मतलब क्या है देखो, और अगर मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझाऊं ना, थोड़ा सा देख भी लो। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्केल के टाइप में कुछ है। ठीक है, मेरे पास कोई स्पेक्ट्रम दिया, इस स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या किया है, इससे बांटे हुए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, अभी लिखने की जरूरत नहीं है अंडरस्टैंडिंग की, उन्होंने बोला कि भाई शॉर्ट वेव्स है मेरी, पहले वेरी वेरी शॉर्ट वेव्स है, फिर मेरे पास शॉर्ट वेव्स है। ठीक है, फिर मेरे पास रेडियो वेव्स है, फिर मेरे पास क्या है, माइक्रोवेव्स है, मेरे पास क्या है, वो है विजिबल वेव्स है, इंफ्रारेड है, यूवी वेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है। ठीक है, और जब मैं ऐसे इस तरह बढ़ता हूं ना, इस तरह बढ़ता हूं, जब मैं यू चलता हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। पहले मेरे पास किस में होगी, पहले मेरे पास हर्ट्ज में होंगी, फिर मेरे पास क्या होंगी, किलो हर्ट्ज में होंगी, फिर मेरे पास क्या होंगी, मेगा हर्ट्ज में होंगी, फिर मेरे पास क्या है, गीगा हर्ट्ज में होंगी। अब समस्या ये है कि लोगों को ये नहीं पता सर कि गीगा हर्ट्ज में किलो हर्ट्ज में क्या फर्क है। जिसको पता है उसको अपनी फीलिंग हर्ट करने की जरूरत नहीं, सर हमें पता था, ऐसे क्यों बोल दे। ये कब आएगा, ये जब आएगा जब हम आईसीटी की चीज पढ़ेंगे, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मैं ये फर्क भी बताऊंगा कि ये हर्ट्ज क्या है, किलो हर्ट्ज क्या है, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज क्या है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे करते करते चीजें बढ़ती जाएंगी, आगे जाके टेरा हर्ट्ज में आ जाएगी। ठीक है, जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो क्या है, अब इनमें से क्या है, इनमें से स्केल है ऐसे, यानी ये जीरो से स्टार्ट होकर कहां चला गया, 1 करोड़ तक चला गया, 1 करोड़ तक चला गया। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बोला कि जो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके कहां है, 2 गीगाहर्ट्ज तक है, इतना एरिया उन्होंने क्या बोल दिया, एक उसको एक बैंड बोल दिया। ऐसे इन्होंने क्या किया, 2 से लेके 5 का कुछ नाम दे दिया है। ठीक है, 8 गीगाहर्ट्ज से लेके 12.5 गीगाहर्ट्ज का कुछ नाम दे दिया है, उसको एक बैंड बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया ऐसा? अगर आप चीजों को ऐसे रखोगे तो डिस्टिंग्विश करना क्या रहेगा, आसान रहेगा।
अब सवाल ये उठता है कि सर 8 से 12 तक ही क्यों रखा, 8 से 13 तक क्यों नहीं रखा, 8 से 13 तक क्यों नहीं रखा? जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे, क्लास में बहुत सारे बच्चे, अब मुझे पता करना है कि भाई किस तरह के बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो या तो यू डिस्टिंग्विश कर लूंगा कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, एक करेक्टरिस्टिक ये अलग हो गया, या फिर मैं उनको हाइट के अकॉर्डिंग कर सकता हूं कि किसकी हाइट क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट 5'2" तक होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी हाइट 5'3" तक होगी, 5'4", 5'6", 5'7", 5'8", ऐसे ऐसे कैटेगराइज कर सकता हूं मैं सबको अलग अलग। क्यों है, वो उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ऐसा हो सकता है कि या फिर मैं इन सब चीज मैं इन सब चीजों को छोड़ के क्या कर सकता हूं, मैं इन सब चीजों को छोड़ के अलग तरीके से बात कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं कि भाई मेहंदगढ़ से कितने हैं, हरियाणा से कितने, दिल्ली से कितने हैं, यूपी से कितने लोग हैं, ऐसे भी कैटेगराइज कर सकता हूं। या फिर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ड्राइव कर सकता हूं कि भाई ये लोकेशन है मेरी जहां पे आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, इस लोकेशन से 10 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग हैं, 20 किलोमीटर तक के एरिया में कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। तो इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी सर्टेन उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या किया है, इनको कैटेगराइज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि 8 से 12.5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन टाइप में एक जैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, समझ गए? और बाकी डिटेल में बात करें तो बैंड क्या है, बैंड एक ऐसा एरिया है जहां पे कुछ अमाउंट में सेम चीज है, तो उसको हमने नाम दे दिया। समझिए, पूरा डिटेल में हम तब बात करेंगे, इतने से काम चल जाएगा आई थिंक। ठीक है, अच्छा, और वो चीजें पढ़ी तुम लोगों ने, नोट्स देखे, देखे नोट्स, गो थ्रू, उनको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 2 दिन के बाद हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में फिर मैं और दूंगा, और फिर 2-4 दिन के बाद में हम फिर डिस्कशन करेंगे उनको, एंड देन फिर हम एक टेस्ट करेंगे। तो अपना पहले ही प्रिपेयर रहो, कम से कम यूं लगा लो मैंने तुम्हें 7 या 8 दिन पहले बता दिया। ठीक है, साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अगर कोई डाउट होता है तुम क्लास में पूछो, क्लास के बाहर पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर 2 दिन का टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप पढ़ के आओ, उसमें से जो डाउट है फिर उसको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं समझ में आएगी, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मिलेंगी जो नहीं हुई होंगी क्लास में, बाई चांस मिस भी होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए, आ जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम एनर्जी। देखो, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मैग्नेट की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसकी उसके मास की वजह से होता है। क्या? हाँ, एक मिनट, हम बताओ, सेम सिमिलर है कुछ अलग है? अलग है, तो एक मिनट रुको। देखो क्या होता है कि हमारे पास ना एक चीज होती है फेरस, घुमा फिरा के लो ना तो आयरन की ही बात करो, आयरन को हम फेरस टाइप बोलते हैं। आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि उसमें एक मतलब अपने आप में उसकी वो होती है, ताकत होती है। जब उसकी क्वालिटी चेंज होती है, मतलब सर्टेन कंडीशंस में वो बदलता है, तो एक एबिलिटी छोड़ता है, उसकी वजह से क्या है, एक अट्रैक्शन की पावर होती है उसमें, फेरस प्रॉपर्टीज की वजह से। और वही प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। अगर आप देखोगे चुंबक, चुंबक देखोगे तो चुंबक किस चीज को अट्रैक्ट करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है। और जब आप वो भी देखोगे ना कि जो चुंबक होते हैं, तो चुंबक 2 तरह के होते हैं, आपने देखे, एक तो वो होते हैं जो गोल गोल स्पीकर्स में लगे रहते हैं, वो किससे बनते हैं, वो सिलिका वगैरह से बनते हैं, सिलिका और आयरन को मिक्स करके, सिलिका मतलब मिट्टी को मिक्स करके। और आपने वो वाले चुंबक भी देखे हैं जो पतले होते हैं, लोहे के होते हैं, लोहे के होते हैं। ठीक है, वो भी चुंबक है, लेकिन उसमें उसमें क्या फर्क है, जो सिलिका से बने, अब सिलिका मिट्टी है, मिट्टी में वन ऑफ द कंपोनेंट क्या है, आयरन का कंपोनेंट है, फेरस कंपोनेंट है, फेरस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मतलब क्या है, आयरन। ठीक है, तो उसका भी कंपोनेंट है, और जब उसका कंपोनेंट है तो क्या है, आयरन में एक ऐसी क्वालिटी है जो क्या करती है, वो देती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा, मैग्नेटिक को मैं बोलता हूं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक बल, वो चुंबकीय बल, वो किसकी वजह से आएगा, वो आयरन की वजह से आएगा। अब मेरी अर्थ है, अब मेरा सन है, इनमें वन ऑफ द कंपोनेंट क्या है, वन ऑफ द कंपोनेंट आयरन भी है, वन ऑफ द कंपोनेंट क्या है, आयरन है। हमारे पास सिलिका भी है। अब ये आया कैसे, इतने अमाउंट में कैसे था, सिलिका कैसे आया, ये कैसे आया, ये हम पढ़ेंगे यूनिवर्स में, पार्टिकल फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम बना, हीलियम से सिलिका आया, वो सब चीजें आई।
कि आयरन ही क्यों आया, सिलिका पहले क्यों आया, ये सब चीजें क्यों हुई। ठीक है, दूसरा है मेरे पास गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके खुद के मास की वजह से। तो एक बॉडी में दोनों चीजें हो सकती हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, उसका चुंबकीय बल भी हो सकता है, और उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, चुंबक उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना बड़ा है, सॉरी मास कितना बड़ा है, उसका मास कितना, यानी उसका द्रव्यमान कितना बड़ा। अगर जितना बड़ा द्रव्यमान उतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल, और और उसका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय बल, वो उसके डेंसिटी पे आधारित होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चीज बहुत बड़ी हो लेकिन, और एक चीज ऐसी हो इस साइज। ठीक है, साइज बढ़ने दिखने में कौन सी लग रही है, ए, ये बी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मास मास बी का क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ए से। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व जो है वो क्या है, ज्यादा है। घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से क्या हो सकता है। और डेंसर होने के लिए मुझे क्या, डेंसर होने के लिए मुझे वो सेम वही एग्जांपल कि मुझे यहां पे मेरे पास क्या है, कॉटन है, और मेरे पास यहां पे क्या है, आयरन है। अपीयर कैसे हो रहा है, अपीयर, और जब मैं इनको दोनों काउंट करूं तो ऐसा हो सकता है कि आयरन इतना ज्यादा हो कॉटन से। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आएगा किसकी वजह से, आयरन की वजह से। तो मास, और एक चीज ये भी है कि हर एक चीज में, हर एक प्लेनेट में, मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में 90% केसेस में हमारे पास एक कंपोनेंट रहेगा आयरन का, और आयरन हमें क्या देता है, चुंबकीय बल देता है। अब मेरे पास जब मैं अर्थ की बात करता हूं, ये मेरी अर्थ है, तो मेरे पास दोनों चीज है। मास की वजह से मेरे पास क्या है, अर्थ की ग्रेविटी भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, और मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिसमें मैं क्या नॉर्थ पोल की बात करता हूं, और मैं किसकी बात करता हूं, साउथ पोल की बात करता हूं। वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, इसके फेरस एलिमेंट्स की वजह से, चुंबकीय बल की वजह से। अच्छा, एक चीज और लिखो, अगर चुंबकीय बल की बात ही आगे, मैं सोच रहा था पार्टिकल फिजिक्स में करूंगा, करवाऊंगा, पर कोई नहीं, क्लियर है। एक चीज और लिखो अपने होमवर्क में, वैन एलन बेल्ट। यूपीएससी ने पूछा था इसके बारे में, मैं सोच रहा था पार्टिकल फिजिक्स में कराऊंगा, पर आज मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र हो गया है, अर्थ का, तो ये भी साथ साथ कर लो, ये होमवर्क पर कल करके आना। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है इसमें। तुम्हें एक चीज और देखने को मिलेगी, इनर वैन एलन बेल्ट और आउटर वैन एलन बेल्ट। हिंदी में वालों सिंपल ऐसे ही है, यही है, इसको हम कोई और अलग शब्द में नहीं बोलते हैं। आंतरिक वैन एलन बेल्ट और बाह्य वैन एलन बेल्ट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। हाँ, आप बबली क्या पूछ रही थी, बताओ। हाँ, आप थोड़ा लेट आए ना, डिफेंस वगैरह के लिए यूज होता है। देख पता है क्या है कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे एक चीज देखो आप इसमें, मेरे पास के ए बैंड भी है, ठीक है, और मेरे पास के बैंड भी है। दोनों सैटेलाइट के लिए होते हैं, लेकिन एक हाई कैपेसिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए होता है, दूसरा उस चीजों के लिए होता है। जब मैं बात करता हूँ हाई कैपेसिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, तो मेरा है जो मैं सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मेरा ऐसा हो सकता है कि सैटेलाइट से मेरा कम्युनिकेशन है, फिर मेरा टावर पे है, और टावर से मेरा फोन में है। लेकिन मैं जब हाई कैपेसिटी सैटेलाइट की बात करता हूं, तो मैं सिंपल बात करूंगा, मेरे सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन, मेरा आउटर स्पेस मिशन का मेरा कम्युनिकेशन, या फिर मेरे कुछ स्पेशल ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें मैं क्या करूंगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मैं कोई डायरेक्ट अर्थ स्टेशन पे या फिर स्पेस स्टेशन से आपस में कम्युनिकेशन कर रहा हूं, उनकी बात करूंगा, जहां पे मेरा डेटा रहेगा, जो मेरे स्पेशल काइंड के रहेंगे, जो मेरी आम जनता के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, आम जनता मेरी सी बैंड में खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता हूँ, सी बैंड तक जब मैं पहुंचता हूं, तो मैं कम्युनिकेशन में पूरी जनता को निपटा देता हूँ कि ठीक है तुम लोग इसी में रहो। फिर मैं सी से जब आगे बढ़ूंगा, तो मैं क्या करता हूं, उस टाइम पे मैं तो या मेजर मेरे मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात करता हूं। आगे में जब मैं के यू बैंड में बात करता हूं, मैं के बैंड या के ए बैंड में, जब मैं के बैंड में आ जाऊं, तो मैं स्पेस स्टेशन से अर्थ स्टेशन की कम्युनिकेशन की बात करने लग जाता हूं। नॉर्मल अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में देखूंगा, या मेरे सिविलियन यूज का जब मैं कम्युनिकेशन, अब समझो सिविलियन यूज, सिविलियन नागरिक यूज के लिए, ठीक है, उसमें मेरा सारा सी बैंड में आ जाएगा, एल बैंड में, यहां तक खत्म हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिनमें स्पेशल काइंड यूज होता है, जैसे मैं इनकी बात करता हूं, एफएसएस की बात करता हूं, फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज की बात करता हूं, तो उनमें मेरा क्या है, एल बैंड से, तो सी बैंड से मेरा थोड़ा आगे पहुंच जाता है। तो ये बात है, ठीक है।
हाँ के बैंड में है डीटीएच का भी, पर डीटीएच इतना इफेक्टिव नहीं रहा ना। आगे टाइम में डीटीएच कौन देखता है? आज के टाइम डीटीएच की मार्केट खत्म हो जाएगी। छोटे गांव जहां पे ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है वहां तक डीटीएच है। जहां पे ब्रॉडबैंड पहुंच गया, आज के टाइम पे तुम देखो ना, एयरटेल क्या कर रहा है। पहले एयरटेल का डीटीएच आया करता, ठीक है। एयरटेल अब क्या है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज लेके आ रहा है। जब ये ब्रॉडबैंड सर्विस लेके आ रहा है तो ये कह रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सारा ओटीटी दे रहे हैं, तुम वाईफाई लगवा रहे हो। वाईफाई में तुम क्या है, तुम 600 रुपए दे रहे हो, छोड़ो नहीं रहे 600 रुपए, हम तुमसे कितने लेंगे, 900 रुपए ले रहे हैं। ओटीटी देंगे तुम्हें, नेटफ्लिक्स देंगे, ठीक है, G5 देंगे, Amazon प्राइम देंगे, हॉटस्टार देंगे, जियो हॉटस्टार देंगे, साथ के साथ 350 चैनल देंगे। और 350 चैनल हम कैसे देंगे, फुल एचडी। डीटीएच में मेरा क्या, डीटीएच में मेरी समस्या, जब भी मौसम खराब होगा मेरा डीटीएच काम करना बंद कर देगा, बिकॉज इंटरप्शन आ जाए किसमें, सिग्नल्स में, क्योंकि सी बैंड में लाई करेंगे या उसमें बैंड, तो वहां पे क्या, वहां पे स्ट्रेंथ कम है सिग्नल्स की। जब सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम है तो मेरा क्या हो जाएगा, सिग्नल इजीली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, तो उस टाइम पे मेरा क्या, डीटीएच के सिग्नल अच्छे नहीं आएंगे। तो लोग कौन प्रेफर करेंगे, अब वाईफाई में सारा यही चल रहा है, सबके घर पे स्मार्ट टीवी आ गए, दिस इज द फ्यूचर। थोड़े टाइम में देखना लैपटॉप खत्म हो जाए, थोड़े दिनों में, कितने दिनों की बात है, 10 साल की बात, लग 10 साल से भी कम टाइम में लैपटॉप खत्म हो जाएंगे। वाई दिस इज सो, बिकॉज एक नया नया टास्क आ रहा है। नया टास्क आगे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आईसीटी में हम पढ़ेंगे। उन्होंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एंड्रॉइड चल रहा है हमारे पास एक, ठीक है, मेरे पास विंडोज होता है, और दूसरा मेरे पास क्या है, लाइनक्स, ठीक है। आईफोन का चलो अपना अलग है, मैकबुक में आईफोन अपना कर ही रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम सिंपल ऐसा करेंगे कि एक ही फोन में तीनों ऑप्शन दे देंगे, जब तुम्हारा मर्जी हो तब तुम विंडोज में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारा मन है तुम्हें। इस पे तो आ ही गया है, इस पे तो आ ही गया है। अब मैं जब काम कर, देखो आ है इस पे, तो सोर्स में मेरे पास पीसी है, विंडोज चल रहा है, एंड्रॉइड है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आ जाओ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल गया एक क्लिक में, एंड ये मेरा क्या होगा, एंड्रॉइड सिस्टम चल गया। तो सेम क्या, फोन में आ जाएगा, और जिस टाइम ये चीज फोन में आएगी, इतना बड़ा डब्बा लेके कौन घूमेगा, खत्म कहानी। नॉर्मली पहले फोन तो चल ही रहा है ना, नोकिया बहुत टाइम्स पहले से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है फोन्स में। तो क्या है कि टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी। हाँ किसी और का है, या एनर्जी स्टार्ट करें। हाँ गगनयान, तो गगनयान का बताया तो था कल, नहीं बताया था कल, मैंने ये चीजें बताई थी कि भाई देखो जीएसएलवी में, जीएसएलवी सॉरी नाम से, जीएसएलवी मार्क 3 में जाएगा, पहले 2019 में डिसाइड है जीएसएलवी मार्क 3 में जाएगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, S200 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ में क्या था, L110 था, और प्लस में C25 था। C25 के बाद में क्या हुआ, देन व्हाट विल हैपन, उन्होंने बोला था कि हम 4 लोगों को भेजेंगे, ठीक है, 4 लोगों की ट्रेनिंग कहां होगी, रोज कॉस्मोस में ट्रेनिंग के लिए गए। देन व्हाट विल हैपन, फिर उस टाइम के बाद कोरोना हिट हुआ, कोरोना हिट के बाद 2022 में फिर से अनाउंसमेंट हुई कि हम क्या करेंगे, एलवीएम मार्क 3 के थ्रू भेजेंगे। एलवीएम मार्क 3 में क्या करेंगे, एलवीएम मार्क 3 हमारे पास आया, फिर हमने ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 1%, हमने बोला कि 2 या 3% जाएंगे, 2 से 4 से कितने पे आ गए, 2 या 3 पे आ गए। देन व्हाट विल हैपन, अब हमने उनके ट्रेनिंग के लिए भेजा सिर्फ सुधांशु शुक्ला जी को भेजा, कहां पे, एक्सियोम फॉर्मेशन के तहत। एक्सियोम फॉर्मेशन क्या है, एक्सियोम क्या है, एक्सियोम एक प्राइवेट कंपनी जो कहां पे, यूएसए में काम करती है, उसका काम क्या है, स्पेस में लोगों को भेजना, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए क्या है, एक मिशन उसके एक्सियोम के मिशन हो गए, कितने मिशन हुए, एक्सियोम 1, एक्सियोम 3, एक्सियोम 4, और एक्सियोम 4 मिशन, यानी उसकी चौथी फ्लाइट में कोई सुधांशु शुक्ला जी गए और कुछ लोग साथ में गए। तो वहां पे उन्होंने कुछ टाइम के लिए क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे, और उसमें गुजारे, स्पेस में गुजारे, देन वो वापस आ गए। अब समस्या क्या, अब समस्या ये, अब ये था, मैंने एक डिफरेंस बताया आप लोगों को कि स्पेस शटल में जो उनके बीच में हुआ था, कल्पना चावला की फैमिली सैपनिंग हो गई थी। फिर हम क्या कर रहे हैं, री एंट्री व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल 2 तरह के थे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या अलग तरीके से काम करता है, उसमें हम क्या करेंगे, वापस लाएंगे, ऑन द स्पॉट आगे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और फिर लैंडिंग कराएंगे लॉन्च पैड पे। लेकिन जब री एंट्री लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसमें क्या है, जो स्पेस शटल में जो लोगों को लेके जाएगा वो अलग है, उसका एक हमने आरवीडी के नाम से हमने क्या किया था, एक मिशन किया था, जो हमने क्या किया, बैलेंस की हेल्प ली, और फिर क्या करेंगे, वो सब लॉन्च कर देंगे। फिर मैंने ये कहा था कि मतलब इसका एग्जैक्ट फाइनल कब पता लगेगा,
जब लॉन्च होगा, क्योंकि हमें अभी ये भी नहीं पता कि 2 लोग जाएंगे 4 लोग जाएंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है कि सुधांशु जाएंगे एज ए पायलट जाएंगे। फिर हमारे पास व्योम मित्रा का कंसेप्ट था, ठीक है, जो हाफ फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड है, ठीक है। तुम्हारे उड़ रहे हैं पर कच्चे तोड़ने चाहिए, ठीक है, बहुत स्लो स्लो चले। एनर्जी पे आओ अभी, ठीक है, एनर्जी। घबराओ मत, हम इस बारे में बात करेंगे ना, इस बारे में बात करेंगे जब तुम करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ोगे। 2-3 चीजें और आएंगी कि सर बलून्स किस टाइप के होते हैं, क्या है उन बलून्स में, जब पढ़ के आओगे तब और पता लगेगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? अब तक हमने क्या पढ़ा? एनसीईआरटी क्या कहती है? एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? नहीं, इतना है नहीं ना। और कार्य क्या, व्हाट इज वर्क? डिस्प्ले किसकी हुई? फोर्स बोल रहे हैं लोग। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन। कि कोई भी वस्तु है, उसका क्या है, मास है m, और मैंने उसको क्या कर दिया, धक्का मार, मतलब उसको यहां इस जगह से इस जगह कर दिया। क्योंकि m मेरे पास क्या है, m मेरे पास ये होता है dv बाई dt, वेलोसिटी कितने, और वेलोसिटी मेरे पास क्या है, ds dt इंटू dt। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है सुनो, मेरे पास क्या है, t मेरे पास क्या है, टाइम है, s मेरे पास क्या है, s मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, स्पीड दी है गाइस, सी साइड में स्पीड आएगी, ठीक है। और डी टी का मतलब होता है, डी आगे लगाने का मतलब होता है इतना, कि चेंज, यानी टी टाइम पे ये था, T2 पे ये हो गया, कुछ टाइम के बाद में कितना बदलाव। पहले पोजीशन यहां थी, फिर पोजीशन यहां आ गई, यानी पहले पोजीशन यहां थी, फिर पोजीशन यहां आ गई, यानी कुछ टाइम में भी क्या होगा, अब मैं यहां हूं, अब मैं यहां आ गया, टाइम में बदलाव हुआ। तो इसका क्या है, चेंज। डी का मतलब क्या होता है, चेंज, किसमें, टाइम, डिस्प्लेसमेंट में टाइम। और जब मैं क्या करूंगा जी, मेरे ये होती है तो ये मुझे क्या देती है, वेलोसिटी, ठीक है। नॉर्मल अगर कंडीशन में देखें तो मुझे वेलोसिटी ही देती है। फिर मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को भी क्या किया, टाइम के साथ में चेंज करा है, तो इसने मुझे क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया। आया समझ में? ठीक है, जिनको आया है अच्छी बात है, नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन और ये सब चीज। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि भाई एबिलिटी जो डू वर्क है, या फिर मैं, सब लोग फोर्स बोल रहे हैं कि फोर्स मेरा क्या है, फोर्स मेरा कोई वस्तु को मैं क्या कर दूं कुछ दूरी तक, लेकिन फोर्स की अपनी एक समस्या है। यानी मैंने फोर्स लगाया और मैंने फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट करा दिया, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो फोर्स मेरा दिख गया। लेकिन फोर्स मैं यहां भी तो लगा रहा हूं, लेकिन एक्सेलरेशन मेरा क्या है, 0। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 तो फिर मेरा फोर्स होगा ही नहीं, फिर मेरा वर्क भी नहीं होगा। पर क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सच में लगा रहा हूं भाई, देखो ठीक है, तुम सोचोगे अरे सर हाँ तो हाथ बैठ रहा तो मेरा क्या होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मेरा क्या हो गया है, क्या मेरा फोर्स नहीं है, फोर्स है। तो फोर्स मेरा, तो फोर्स तो वही कहता है एम ए। थैंक यू खुशी, ठीक है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, वो बात सही है, क्योंकि एग्जैक्टली वही नियम है कोस थीटा वाला ही, कि उसकी वजह से होता है। पर देखो क्या होता है, इतना मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं तुम लोगों को, ठीक है, कहानियों की क्लास चलती है हमारी, कहानियों की क्लास पे रहने देता हूं, ठीक है। पीछे पीछे लोगों के चेहरे उड़ने लगे कि क्या ही चल गया है। अब तक तो हमें लग रहा था कि ठीक है, अरे रॉकेट उड़ रहे थे, ऐसे जा रहे थे, अब ये जिस चीज से डर रहे थे वही आ गई है दोबारा से। बैक टू दैट, एनर्जी क्या है, एनर्जी हमने बोला कि एबिलिटी टू डू, लेकिन सिंपल इतना नहीं है कि एनर्जी, एनर्जी ये कहती है कि हाँ मैं एबिलिटी टू डू वर्क हूं, पर किसके लिए, टू मेक सर्टेन चेंजेस।
टू मेक सर्टेन चेंजेस। अब ये सर्टेन कुछ कुछ कार्य, अब हिंदी बोलने वाले कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। लेकिन उस ऊर्जा की वजह से क्या होनी चाहिए? कुछ बदलाव होने चाहिए। अब बदलाव कैसे हो सकते हैं? बदलाव कैसे हो सकते हैं? या तो कोई चीज अपनी जगह से बदलने डिस्प्लेस हो जाए, या फिर क्या किसी चीज की पोजीशन चेंज हो जाए, या फिर किसी वस्तु की फॉर्म चेंज हो जाए। क्योंकि एनर्जी का पहला नियम क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी मैंने घुमा के थप्पड़ मारा है तो तुम्हारी गाल लाल होगी ही होगी, जो पहले कैसी थी? पीली थी। क्योंकि हम क्या है, हमें जॉन्डिस हो गया, हम अच्छे से खाते नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो जो चौक वगैरह होते हैं, फिर बर्तियां होती है, खाई हैं? गुड गुड, में ये आगे रहती है, पढ़ने में भी आगे रहती है, हाथ उठाने में एक्सेप्ट करें। मत खाया करो, ठीक है? मत खाया करो। आई नो तुम लोगों को क्रेविंग होती है, खास तौर से लड़कियों को। यू हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ क्रेविंग एंड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, बट मत खाया करो। दिस दैट वन वाज वेरी हार्मफुल। तुम सोचते हो चॉकलेट, नॉट चॉकलेट, चाउमीन से भी ज्यादा हार्मफुल है। इनडायरेक्ट रूप से एक तो आपको एनीमिया का शिकार बना देगी, दूसरा अगर लॉन्ग टर्म में आप करोगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि आप आगे चल के बेबी कंसीव ना कर पाओ। ठीक है, लगातार कंटिन्यूस यूज करने पे। ठीक है, तो क्या होगा? एबिलिटी टू डू। अब बात यह है कि नॉर्मल बताने की बात है, इसको भी यूपीएससी नहीं पूछे, उसको मतलब ही नहीं है इनसे कि क्या है क्या नहीं। अब यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी कहां पचड़े में डालेगा? चलो हम बात करते हैं। एनर्जी 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 इंग्लिश पीडीएफ पीपीटी एनर्जी। सीरियसली दो चीजें लिखी है, एक तो कन्वेंशनल एनर्जी, दूसरी है नॉन कन्वेंशनल। हिंदी में वालों, परंपरागत और गैर परंपरागत। आप उसको ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल भी लिख सकते हैं। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को क्या बोल सकते हैं हम? ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। जो चीज, जिस चीज की एनर्जी, जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं, जो परंपरागत तरीके से चलती आ रही है, वो क्या है? कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। जैसे वुड, लकड़ी, जैसे उपले, जैसे क्रूड ऑयल, कोल, ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, दीज आर द ट्रेडिशनल्स या कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल वाले कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल वाले मेरे हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, आईटीआर, वो आईटीआर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल, वो है जो रिएक्टर्स। ठीक है, हो गए कन्वेंशनल, फर्क समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है मेरा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा। नॉन रिन्यूएबल क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वो है जो मैंने एक बार यूज कर ली, उसके बाद में दोबारा उसको क्या नहीं कर सकता? यूज नहीं कर सकता। जैसे लकड़ी, जैसे पेट्रोल, वुड, ठीक है, जैसे मेरा कोल, ठीक है, जैसे मेरा कोल, ठीक है। और मेरा रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? जिनको मैं बार बार यूज करता हूं, सोलर एनर्जी। कोयला नहीं, कोयला तो खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगी। कोयला तो क्या है? कोयला मेरा कोल वगैरह कहां है? देखो मैं लिख देता हूं। गाइस अगर इतना वो मत करना, किसी को नहीं आता। इसमें मेरे नॉन रिन्यूएबल में कौन से हो गए? कोल, कोयला, पेट्रोल, ठीक है, काउ डंग वगैरह, सीएनजी, एलपीजी, जो घरों में यूज करते हैं, एलपीजी, करेक्ट, मतलब कुछ खत्म हो रही है। और रिन्यूएबल मेरे पास कौन सी होगी?
सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी, टाइड एनर्जी। देखो एक चीज, न्यूक्लियर एनर्जी भी मेरा इसी में आएगा, ध्यान रखो। न्यूक्लियर एनर्जी मेरा किस में आएगा? नॉन रिन्यूएबल में। पहले वाले में मेरा क्या था? कन्वेंशनल में क्या था? कन्वेंशनल में जो देखो, जो आज से पहले हम यूज करते हुए आ रहे थे, आज से 10 साल पहले जो हम यूज कर रहे थे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, वुड, लकड़ी, वो सब चीजें कैसी थी? कन्वेंशनल, परंपरागत वालों। ठीक है। और पिछले 5 सालों से यूज कर रहे हो आप और आगे चल के आएंगे, वो सब किस में है? नॉन कन्वेंशनल में। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी बोल लो इनको, या फिर क्या, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल। तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले टाइम में आप देखो तो कुछ अलग एग्जांपल है, दूसरे में देखोगे तो कुछ अलग एग्जांपल। कन्वेंशनल में और ट्रेडिशनल में आपको ये देखना है कि 20 साल पहले तक हम क्या यूज कर रहे थे? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, वो सब। लेकिन अब पिछले 5-10 सालों से हम क्या सुन रहे हैं? सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन गैस, ग्रीन एनर्जी, ये सब कैसे है? नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। लेकिन रिन्यूएबल कैसे? रिन्यूएबल वो है जो मैं एक बार ही प्रयोग करूंगा, उसके बाद में उनको दोबारा प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। कोयला हो गया है, लकड़ी हो गई है, ठीक है, मेरे पास उपले हो गए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, यूरेनियम को मैं एक बार यूज कर सकता, फिर दोबारा नहीं कर पाऊंगा। नो, ठीक है। और मेरा रिन्यूएबल कौन सा? रिन्यूएबल वो है जिनको मैं बार बार यूज कर पाऊंगा, जैसे मेरे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईजी। ठीक है, ये मेरे ये इसका मेरा पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है इतना? एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो क्या कहता है? वो कहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी मेरी कौन सी? प्राइमरी एनर्जी मेरी वो है जिसको मैं डायरेक्ट पहली बार में यूज कर लूं, जैसे मेरा वुड, जैसे मेरा पेट्रोल, जैसे मेरा डीजल, कैरोसिन। ठीक है। सेकेंड एनर्जी क्या है? पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड एनर्जी, मैंने क्या किया? गोबर लिया, मैंने क्या लिया? गोबर। और गोबर को मैंने क्या है? प्लांट में डाला, गोबर गैस प्लांट में, और फिर मैंने क्या बनाया? गोबर गैस बनाई। और फिर मैंने क्या किया? जो मीथेन है मेरी, मीथेन को बनाया, और इस मीथेन को मैंने क्या किया? यूज किया, प्रयोग किया। ये मेरी कैसी होगी? सेकेंडरी। ये मेरी कैसी होगी? सेकेंडरी। पेट्रोल मेरा क्या होगा? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा? प्राइमरी। डायमंड को एनर्जी में कैसे यूज करेंगे भाई? कैसे? हम बताओ। आप समझे नहीं ना, आप उसको रिफाइन कर रहे हो। समझो एक बात को, किसी चीज को रिफाइन करके आप अलग अलग करके यूज कर रहे हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपने उसकी फॉर्म नहीं बदली। जैसे फॉर एग्जांपल आप शुगर केन का एग्जांपल देखो। शुगर केन, शुगर केन मुझे क्या देगा? रस देगा, जूस देगा, जूस की फॉर्म में। और मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने इसको उसको किससे कर दिया? एल्गिफिकेशन, वो होता क्या होता उसको? नोट एल्गी, एल्गी, लड़कों दारू वोड का कैसे बनती है? क्या बोलते हैं उसको? मेरे दिमाग से स्किप हो गया, प्रोसेस क्या है? नोट प्रोसेस, फर्मेंटेशन। यस, थैंक यू, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं किण्वन, हिंदी में वालों किण्वन। तो उस प्रोसेस से मैंने इसको क्या इसमें बदल दिया? एथेनॉल में बदला है। और ये मैं एथेनॉल किस में? पेट्रोल के साथ मिक्स करके मिला रहा हूं। दिस इज माय सेकेंडरी फॉर्म। प्राइमरी यूज क्या था? ये ऐसे मेरे पास क्या है? गेहूं है, या फिर मेरे पास बार्ले है, जो है, उसको मैंने क्या किण्वन से एथेनॉल में बदला। एथेनॉल को मैंने उसमें मिलाया किसमें? पेट्रोल में, और फिर मैं इंजन में यूज कर रहा हूं। कैसे बनाया हम इसके बारे में बात करें। या फिर मैंने क्या लिया? वुड ली, लकड़ी, लकड़ी ली, लकड़ी को मैंने क्या किया? किण्वन किया दोबारा से, फर्मेंटेशन, और मैंने क्या बनाया? मेथनॉल बनाया। मेथनॉल बनाया, और मेथनॉल को मैंने किसके साथ यूज किया? डीजल के साथ मिक्स किया,
और फिर मैं इसको यूज कर रहा हूं इंजन में। कितना मैथनॉल यूज करूंगा, कितना एथेनॉल यूज करूंगा, इस बारे में बात करेंगे। तो मेरा कैसा हो गया, ये मेरा सेकेंडरी हो गया। उसका पर्पज वो नहीं था, उसका पर्पज वो नहीं था कि उसका एग्जैक्टली आएगा। हमने क्या किया, उसके पर्पज से हटके उसको अलग तरीके से यूज किया। दैट इज माई सेकेंडरी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी किसमें, सेकेंडरी में, किसमें, इसकी बात कर रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी में आएगा। भाई मेरी बात सुनो, जब मेरा पानी बह रहा था तो वो मेरी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। मेरी कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। लेकिन मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। हाँ, फॉर्म चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। पता है, थोड़ा ना थोड़ा टाइम लो चीजों में, क्योंकि ये चीजें हमें बहुत कंफ्यूज करती है। पर ये दिक्कत ये भी है कि आप बाकी सब एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा लगता है प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स का यूपीएससी फिर भी नहीं पूछेगा इस चीज में। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि साइंस से पढ़ने को बहुत सारा है, लेकिन सेक्शन में सवाल आते हैं कम। अब ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट के जैसे क्या है 22 सवाल आ गए, ठीक है, कितने आएंगे, 12 से 13 सवाल आते हैं। तो इनमें ज्यादा टाइम खपत नहीं करता है, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। सिंपल ऐसा समझना है, जिस फॉर्म को हम डायरेक्ट यूज कर ले एक बार, दैट इज माई प्राइमरी। उसको जो मैं कन्वर्ट करके करूंगा दैट इज माई सेकेंडरी। क्लियर है हमारे, एनर्जी क्लियर है, ठीक है। पहला टाइप है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल। दूसरा मेरे पास रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तीसरा मेरे पास क्या है, कन्वेंशनल, ओ सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और क्लियर है, नहीं क्लियर है तो अभी पूछ लो गाइस। आगे बढ़े, ठीक। अब मैं जब एनर्जी को देखता हूं, तो मैं जब एनर्जी गेट करता हूं तो एनर्जी मुझे 3 फॉर्म में मिलती है। एक तो मेरे पास है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ठोस अवस्था में। दूसरा है मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य में। और तीसरा है मेरे पास गैस में है मुझे। अब मैं इनके एग्जांपल देने लग जाऊं तो एग्जांपल में समझ, सॉलिड फॉर्म के कौन से एग्जांपल है, वुड, कोयला, और क्या मेरे पास, यूरेनियम, और मेरे पास क्या है, यस थैंक यू सो मच, एचटीपीबी। कहां भूल गए हो, इतना चिल्ला चिल्ला के मैंने पढ़ा था, क्या है एचटीपीबी। लिक्विड में बात करूं तो मेरे पास क्या है, यूडियम एच प्लस N2। और क्या है मेरे पास में, पेट्रोल। और मेरे पास में क्या है, डीजल, केरोसिन, ठीक है। और मेरे पास क्या है, एथेनॉल, मेथनॉल। गैसेस की बात करूं मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, सीएनजी है, एलपीजी है, ठीक है। वो तो मेरे पास फॉर्म आ गया। अब सबसे पहला टॉपिक डालो, सॉलिड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसमें मेरा पहला है कोल। पहला है मेरा कोल, कोयला। अब कोयला बनने के लिए एक प्रोसेस आती है गाइस, जिसको मैं बोलता हूं कोलिफिकेशन। जिसको मैं क्या बोलता हूं, कोलिफिकेशन। हिंदी में वालों कोयलाकरण। क्या बोलूंगा, कोयलाकरण। और किसी मजे ना, प्रियांशु मजे आते रहते, क्या हुआ है प्रियांशु, क्या हुआ है। अरे मुझे पता है, इतनी खुशी मुझे नहीं मिली कभी भी। मैंने लाइफ की बहुत चीजें देखी हैं, एटलीस्ट तुम सबसे ज्यादा देखी होंगे, कोई काद हो सकता है, जैसे पिछली बार कुछ लोग थे जो मुझसे बड़े थे उम्र में, उन वो हो सकता है उनसे मैंने कम देखी हो, बट स्टिल मैंने बहुत सारी देखी। इतनी खुशी तो मुझे नहीं मिली, क्या हुआ है, मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, खुशी रहना चाहिए, ठीक है। पहले मुझे प्रवेश का भी लगता था, लेकिन प्रवेश जब से बेचारा छुट्टी से वापस आया, इसको इसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है ठीक है, ये वैसे परेशान। चलो बैक टू दिस। अच्छा तुम्हें पता है कोयले से वो कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, कैसे बनता है, अवशेष, किस चीज के अवशेष, बात सही है, लेकिन आधी आधी सही है। यू आर पार्शली सक्सेसफुल टू गिव दी,
कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो। क्या मतलब है कि जब मेरे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स क्या करें, धरती के नीचे दब जाए, और जब ये दबेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहां पे दो चीजें, एक तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा हो, दूसरा मेरे पास क्या हो, प्रेशर ज्यादा हो एंड टेम्परेचर। जब मेरे सिर्फ और सिर्फ क्या दबे, पेड़ पौधे दबे, सिर्फ पौधे पौधे, पेड़ पौधे दबे, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देन व्हाट, और वो क्या है, बहुत सालों के लिए, टाइम ड्यूरेशन क्या आ जाए बहुत ज्यादा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कोल। और इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, कोलिफिकेशन, कोयलाकरण। कंडीशन मेरी क्या है, बहुत बड़ा टाइम होगा और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। और अगर मेरा जो तुम बोल रहे हो सेकंड बात, अगर मेरा इसकी जगह क्या है, एनिमल्स रेजिड्यू है, क्या है मेरे, एनिमल्स का रेजिड्यू है, अवशेष है, या फिर इंसान दब गए, किस कंडीशन में, वही मेरा टाइम, वही मेरा क्या, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और उच्च दाब। जब उस कंडीशन में मेरे पास क्या बनेगा, पेट्रोलियम, या फिर मेरे पास क्या बनेगा, क्रूड ऑयल। और अब भी किसी को नहीं समझ में आया प्रोसेस, तो तुमने वो कंडीशन नहीं होगी, अरे भाई आदमी का तेल निकाल दिया, इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कि मेरा तो तेल ही निकल गया। तो जब क्या होंगे, जब लिविंग एंटिटी होंगे या फिर क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, इंसान भी तो एनिमल है ना, वी आर सोशल एनिमल, तो क्या बनेगा, तेल बनेगा। लेकिन जब प्लांट्स होंगे तब क्या बनेगा, कोयला। ठीक है, अब कोयले की अपनी अपनी प्रजाति है, अगर कोयला सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा, ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला बनेगा, दैट इज माई एंथ्रासाइट, दैट इज माई एंथ्रासाइट। दैट इज माई एंथ्रासाइट। अब देखो मेरी बात सुनो, एंथ्रासाइट को पढ़ने से पहले एक चीज सुनो, अगर मेरे पास कोयला है, मैं अगर कोयले को जलाऊंगा, तो मैंने एक चीज देखी है कि अगर मैं कोयले, मतलब मैं अगर लकड़ी को जलाता हूं तो क्या निकलता है, सफेद सफेद निकलता है, धुआं निकलता है। उस सफेद सफेद धुएं में मेरे पास क्या है, अगर सफेद धुआं है तो मेरे पास क्या होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, दूधिया व्हाइट, मिल्किस व्हाइट। ठीक है, जो जब तुम आग जलाते हो, जो चीजें जलाते हो, जब धुआं निकलता है ना, वो क्या है, कार्बन। दूसरी मेरे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका कलर कैसा होता है, कैसा कलर होता है, साइंस वालों कहां है, साइंस वाला हाथ उठाओ, कैसा कलर होता है, क्या डाइऑक्साइड की मिल्की होता है, इनमें से मैं चेक कर लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है, नहीं एक मिनट रुको, मे बी मैं, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट गाइस, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, एक मिनट, एक मिनट, एक, हाँ ऐसा तो है, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक, एक मिनट, एक मिनट, मे बी आई एम रोंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस थैंक यू, उल्टा बोल गया गाइस मैं, ठीक है, ये मेरी क्या रहेगी, थैंक यू गाइस, ये मेरी क्या रहेगी, कलरलेस, मोनोऑक्साइड की क्या रहती है, कलरलेस, और ये मेरी क्या होगी, ये मेरी, ये डाइऑक्साइड मेरी क्या होगी, मिल्की व्हाइट कलर, मिल्की व्हाइट कलर होगी। और जब जब भी क्या होगा, देखो जब भी मेरा
इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होगा? आधा दहन होगा, तो मेरा क्या होगा? CO रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब मेरा कंप्लीट कंबशन होगा या फिर मेरा मतलब कंबशन अच्छे तरीके से होगा, देन मेरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कुछ टाइम के लिए। हो गया? कलरलेस होगी ये, कलरलेस के अलावा इसमें ओडरलेस भी होगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस, रंग विहीन और गंध विहीन। ठीक है, एक मिनट, आओ एक मिनट। अब देखो, अगर मेरी चीज कोई, देखो अगर मेरी चीज क्या है, अगर मैं किसी चीज को जलाता हूं, अब एंथ्रासाइड के बारे में, एंथ्रासाइड में ना अगर ये बनेगा तो मेरे पेड़ पौधों में क्या था? कार्बन था, कार्बन था पेड़ पौधों में। तो अगर मेरा एंथ्रासाइड है तो इसमें कार्बन का कंसंट्रेशन क्या होगा? लगभग 95% से ज्यादा। और किसी भी चीज में अगर कार्बन, किसी भी तरह के कोयले में अगर कार्बन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या है? वो उच्च क्षमता का हमें क्या देगा? ज्वलनशील होगा या फिर हमें ज्यादा एनर्जी देगा। जब इसमें क्या होगा? जब इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होगा? कार्बन होगा, तो इसमें कम मात्रा में वाटर कंसंट्रेशन होगा, पानी कम मात्रा। ठीक है, पानी कम मात्रा, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? अब वाटर ऐसा नहीं है कि यार मतलब ऐसे पानी में होगा, तुम देखा ना लकड़ी गीली हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है, तो मैं नमी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पे वाटर एज ए फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, एज ए फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, नमी के रूप में, हिंदी मीडियम वाले नमी के रूप में। पानी ऐसा नहीं कि पानी वो नॉर्मल जैसे हम पानी पीते हैं बोतल में रखा पानी, वैसे नहीं, नमी के रूप में। और वो कितना होगा? 2 से 3%। और एंथ्रासाइड मुझे क्या सबसे ज्यादा तेज मात्रा में क्या देगा? ऊर्जा देगा। अब बात यह आती है, क्या इंडिया में एंथ्रासाइड होता है? क्या इंडिया में एंथ्रासाइड टाइप का कोयला होता है? आंसर इज यस, लेकिन ज्यादा मात्रा में मिलता है। कहां मिलता है? आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। कहां पे? करेवा सोइल के नीचे। और करेवा सोइल का आपने पता होगा किसके लिए फेमस होती है? केसर की खेती, सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। करेवा सोइल कहां है? कश्मीर में मिलेगी आपको करेवा सोइल, KAREVA, करेवा सोइल, करेवा मिट्टी। फेमस किसके लिए है? सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, केसर की खेती के लिए। ठीक है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। वहां पे आपको क्या, वहां पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में कुछ मात्रा में एंथ्रासाइड आपको मिल सकता। तो क्या हमें वो एंथ्रासाइड निकालना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि हम वो निकालेंगे तो करेवा क्या हो जाएगा? करेवा सोइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जितना अभी लाखों करोड़ों का जो क्या है सैफ्रॉन का जो बिजनेस चल रहा है वो बंद हो जाए। लेकिन हम ऑप्शंस देख रहे हैं। अब हम क्या है, अब हम सिर्फ सैफ्रॉन कल्टीवेशन कहां तक नहीं कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हटाके कहां लेके जा रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और नेपाल बॉर्डर के आसपास। ठीक है, सेकंड नंबर मेरे पास क्या है? बिटुमिनस। बिटुमिनस, ठीक है। जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे कंसंट्रेशन आपको मिलेगा 75% टू 85%। किसका? कार्बन का। और जब मैं जलने की बात करूंगा तो क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी में किसके नंबर पे होगा? सेकंड नंबर। और यहां पे जब मैं वाटर कंसंट्रेशन देखूंगा तो क्या होगा? इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तकरीबन आपको मैक्सिमम अप टू लिख रहा हूं मैं, अप टू 10% क्या मिल जाता है आपको? वाटर। और ये हमारे कहां पे मिलता है? बिटुमिनस, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा में और इवन मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड देन मेरे पास आता है फिर लिग्नाइट। मेरे पास क्या आता है? लिग्नाइट। अगर मैं कलर की बात करूं तो सबसे डार्क और जेट ब्लैक कलर किसका होगा? बिटुमिनस का। सबसे जेट ब्लैक कलर जो होगा, बिल्कुल डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक कलर, वो जेट ब्लैक नहीं होता है, वो जेट ब्लैक होता है। जो हम कहते हैं ना, बिल्कुल ही जमाकती जेट ब्लैक हो रहा है। ठीक है, दैट इज जेट ब्लैक, नॉट जेड ब्लैक।
ठीक है, वो हम लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हैं। जेट ब्लैक कलर होगा किसका? बिटुमिनस का। और फिर कलर की क्वालिटी भी क्या है, धीरे धीरे चेंज हो। यहां तक आते थे भूरा कलर हो जाएगा और नीचे आते आते लास्ट में, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं बात करूं तो 50 to 60% क्या है कार्बन का कंसेंट्रेशन। तो एनर्जी देने के मामले में तीसरे नंबर पे कौन पड़ेगा? लिग्नाइट। एंड यहाँ पे जो मैं वाटर की परसेंटेशन की बात करूं तो अप टू 30% मिलता है। और सबसे लो क्वालिटी का कौन सा होगा? पीट, PEAT, पीट, पीट। और यहां पे क्या होगा, यहां पे अप टू 30% क्या रहेगा, 30% तक क्या रहेगा कार्बन का कंसेंट्रेशन। और सबसे लो क्वालिटी का रहेगा। और जब मैं बात करूंगा तो कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और मैक्सिमम मॉइस्चर रहेगा इसमें, मैक्सिमम नमी रहेगी। और जब मैक्सिमम नमी रहेगी देन व्हाट आई हैव जलने में सबसे कम मात्रा में ऊर्जा देगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पीट बिटुमिनस में बदल जाए या बिटुमिनस पीट में बदल जाए? ऐसा हो सकता है कि जो पीट तरह का कोयला है वो बिटुमिनस में बदल जाए और बिटुमिनस पीट में बदल जाए। कौन सी दोनों कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है? हाँ, पीट को अगर हम नहीं निकालेंगे जमीन से तो करोड़ों साल के बाद में पीट किस में बदल जाएगा? बिटुमिनस में। लेकिन बिटुमिनस किस में नहीं बदलेगा? पीट में। फिर बिटुमिनस किस में बदलेगा? और एंथ्रासाइट किस में बदलेगा? डायमंड में। डायमंड में कन्वर्जन होगा। किसमें होगा? डायमंड में। बिकॉज सबके सब फॉर्म किसके हैं? कार्बन, कार्बन की फॉर्म। ग्रेफाइट में हो जाए, ग्रेफाइट के बाद में डायमंड में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, अच्छा। अब एक टर्म आती है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन पढ़ने से पहले एक डायग्राम बना लो, वही वाला मैं बना देता हूं, मैं हर रोज नहीं बनाऊंगा अब। जब मैं किसी भी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, किस स्ट्रक्चर की? सॉलिड की, ठोस अवस्था की, तो मुझे पता है जो आंतरिक अणु होंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल पास पास कंजेस्टेड। हाँ, एक और बात, लाइब्रेरी खुल गई है, मतलब लाइब्रेरी पहले भी खुली थी, बुक्स का एक्सेस ओपन हो गया है, तो जिसको बुक्स चाहिए है वो बुक्स ले सकता है। लेकिन जो पुराने वाली बुक्स है उनका एक्सेस होगा। नए वाली बुक्स को आप यहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं क्योंकि उन पे नंबर की मार्किंग नहीं हुई अभी। ठीक है, जो पुरानी बुक्स आप उनको घर लेके जा सकते हैं और आपको हर 3 दिन के बाद में बुक री इश्यू करानी पड़ेगी। ठीक है, कोई लाइब्रेरी कार्ड की जरूरत नहीं, हम आपसे एंट्री कराएंगे। हम पेपर वेस्ट करने पे बिलीव नहीं करते। मैं तो इनको बोल रहा था कि ऑनलाइन रिकॉर्ड रखो, तो इन्होंने वो भी नहीं बनाया। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा? लिक्विड होगा। लिक्विड में मेरे पास क्या होगा? जो अणु होंगे, आंतरिक अणु, उनकी दूरी एक दूसरे से थोड़ी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा दूरी कहां होगी? गैस में। और 95% केसेस में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बोला था अगर मैं क्या करूंगा, इस तरफ से ताप बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, तापमान को बढ़ाऊंगा, तो सॉलिड किसमें बदल जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड किसमें बदल जाएगा? गैस में। ना क्यों घबरा रहे हो? अरे यार तुम तो मतलब बोलते भी नहीं कि सब दिखाई नहीं दे रहा है। गर्दन थोड़ी ना ऊंची होगी। ठीक है, बता दिया करो पीछे वालों। एंड अगर इस तरफ से मैं क्या करूंगा? प्रेशर इंक्रीज करता हूं, यानी दाब को बढ़ाता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? गैस लिक्विड में और लिक्विड गैस सॉलिड में। और कितने परसेंट केसेस में ऐसे होगा? 95। ये साइंस है, मैथ नहीं है। मैथ होता तो क्या होता है? 100% रूल अप्लाई होता है पहला दिन। ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत केसेस में गैस सीधा जाएगी किसमें बदल जाती है? सॉलिड में। ठीक है, तो अब जब मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे एक चीज दी गई है,
एक फिनोमिना है। अगर एक चीज समझो, अगर मैं आग लगा दूं किसी चीज को यहां पे, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें आग जल्दी लगे, क्योंकि अणु आपस में चिपके हुए हैं। ऐसे ही समझो कि कहीं पे आग लगी, एक पेपर से दूसरे पेपर में आग लगानी, मैं एक पेपर यहां रखा, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, तो एक एक से जलती जाएगी। और मैंने 100 पेपर, ऐसे मैंने 100 पेपर रखे और 100 पेपर मैं एक साथ इकट्ठे रख दूं, तो कौन से जल्दी जलेंगे? जो यूं रखे हुए हैं, जो आपस में क्या है, जिनमें आपस में क्या है, कनेक्शन ज्यादा है, जो एक दूसरे के क्या है, क्लोजली कॉम्पैक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो मेरा रूल क्या कहता है? मेरा रूल ये कहता है कि भाई जो क्लोजली कॉन्टैक्ट होंगे वो अच्छी तरह के क्या होंगे, बर्न होंगे, अच्छे तरीके से बर्न होंगे। चलता रहेंगे चलते रहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सबसे बढ़िया बर्न कौन होनी चाहिए? सॉलिड। लेकिन ये कंडीशन उनके कंबशन में काम नहीं आती है। कंबशन किस बात पे डिपेंड करता है? उनकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। अब ये नहीं, अब उसका स्ट्रक्चर डिपेंड नहीं करेगा, उसका क्या डिपेंड करेगा? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड करेगी कि जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, कंबशन को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये पॉइंट मैंने बताया था एनर्जी वाले में। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कौन बताएगा? तमन्ना बताएंगे, मंजित बताएंगे, पंकज बताएंगे, संगीता बताएंगे, सपना बताएंगे। आप तो आए नहीं थे, ठीक है। आजाद, हाँ बस सुनो, अभी जिनको नहीं पता सुनो। हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? मैंने पूछा है, बताएंगे? शिवानी बताएंगे? शिवानी कौन से? सपना शिवानी कौन से? अच्छा आप हैं, बताएं शिवानी। नहीं पता? कोई बात नहीं, गलत बताओ, चलो बताओ, गलत बताओ। ओके, निखिल बताएंगे? तो ये थोड़े ना एक्सक्यूज है। गायत्री बताओ? नहीं पता? सोनिया? एनर्जी? देखो, मैं जब पहली बार बना ना पढ़ाने वाला, मतलब मैं पढ़ा रहा था 2023 के अराउंड, 22-23 में मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो मुझे बहुत मजा आता था, सब बढ़िया है कि ये वो है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा ना, तो मुझे एक चीज बहुत मिस होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल आया था ना, क्या कि मार नहीं सकते हैं, वो गलत था। क्योंकि इतना बताने के बाद तुम ढंग से नहीं बता पा रहे हो, तो तुम्हारी सजा ये होनी चाहिए कि पंखे से उल्टा लटका के मारा जाए। और इक्वलिटी के मामले में बराबर होना चाहिए, कि ये नहीं है कि लड़कियों को कम पिटा जाए, लड़कों को कम पिटा जाए। क्योंकि नहीं पढ़ने वाले गलती कर, मैंने उस डेफिनेशन को 3 या 4 बार बोला था, और मैंने बुक के साथ भी बोला था कि अगर आप 6-7 की बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कि मैं अगर 1 किलोग्राम किसको फ्यूल को अगर बर्न कर रहा हूं तो कितनी एनर्जी देगा। तो आप कैलोरीफिक वैल्यू में ये नहीं बता सकते, उसको आपको साइज बताना पड़ेगा, अमाउंट बताना पड़ेगा, कि अगर मैं 1 किलोग्राम फ्यूल को क्या करता हूं, बर्न कंबस्ट करता हूं, तो मुझे कितनी एनर्जी देता है। दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ये कैलोरीफिक एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू और कैलोरीफिक एनर्जी ऑफ दैट फ्यूल। लेकिन जब मैं बड़ी क्लास में जाता हूं, जब मैं न्यूक्लियर के बारे में पढ़ता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा या मैं किसी फ्यूल को, या तो वो 1 किलोग्राम है या फिर 1 ग्राम है, लिख लिया करो, लिख लो आप भी, क्या है 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम है। उस फ्यूल को मैं क्या करता हूं, कंबस्ट करता हूं, तो मुझे कितनी एनर्जी देगा। दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो ये नहीं बोलना कि बर्न करने से जितना मिलेगा ये मिलेगा, आपको बताना कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, तभी तो मुझे पता लगेगा कितनी उसकी वैल्यू कितनी नहीं है। ठीक है, मैं 1 किलोग्राम पेट्रोल को, 1 लीटर पेट्रोल को जला दूं, ठीक, 1 किलोग्राम गोबर को जलाऊं, सबकी अपनी अपनी अलग होगी। ऐसा तो ये हो जाएगा कि मैं 20 ग्राम यूरेनियम जलाऊं और मैं क्या है पूरी धरती का, मतलब पूरा एक रूम के जितना पेट्रोल जलाऊं, तब भी इक्वल नहीं होगा एनर्जी का लेवल। तो मुझे उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी मुझे सेम तो करनी पड़ेगी ना मेजर करने के लिए। तो या तो 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को देखूं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जलना किसको चाहिए था, सॉलिड को, क्योंकि आपस में कंजस्टेड है, रूल यही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
रूल किस पे डिपेंड करता है? रूल उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कैसा है वो, कैसा नहीं, कैसा है कैसा नहीं। लेकिन एक चीज और है, चलो उस चीज को हम बाद में बात करते हैं। ये ध्यान रखना, अब मैं बोलूंगा तो मेरा क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रेशर बढ़ाऊंगा, क्या कर रहा हूं? प्रेशर बढ़ा रहा हूं, सॉलिड किसमें बदल रहा है? लिक्विड में, और लिक्विड किसमें बदल रहा है? गुड। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, किस बढ़ेगा? सॉलिड। प्रेशर, ठीक है। ये डायग्राम अपने मन में रखना है जब तक एनर्जी चलेगा, हमें आगे काम आएगा। देख लो एक बार फिर से कि मेरा क्या है? सॉलिड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। तापमान बढ़ा रहा हूं, सॉलिड, दाब, ठीक है। ध्यान रख लो दिमाग में, ओके। अब मेरा एक प्रोसेस आता है जो मेरा है गैसिफिकेशन, जो मेरा क्या है? गैसिफिकेशन। हिंदी में भी इसको करेंगे गैसीकरण, हिंदी में वाले क्या लिखेंगे? गैसीकरण। अब होता क्या है कि मेरा जो कोयला है किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। जब मैं कोयले को जलाता हूं तो मैंने एक बात देखी, जब मैं कोयले को जलाऊंगा तो कोयले को किसके साथ जलेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, या फिर मेरे पास क्या हो सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड, इसको लिखो XO और NO, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी SO भी हो सकता है, SO2 भी हो सकती है। तो ये मेरे क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा और कुछ रिलीज हो सकता है? और कुछ रिलीज होगा? वाटर वेपर है, तो मेरे पास क्या है? ट्रेसेस ऑफ, अरे यार मैं इसको चेंज कर लेता हूं एक बार गाइस। मेरे पास क्या होगा? ट्रेसेस ऑफ वाटर भी रिलीज होगा, ट्रेसेस ऑफ वाटर रिलीज होगा, ठीक। और कुछ रिलीज हो सकता है? और कुछ रिलीज हो सकता है? कई बार मेरे पास मीथेन गैस भी रिलीज हो सकती है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है रिलीज? कुछ हो सकता है रिलीज? एक चीज ध्यान देखो जो आपको नहीं मिलेगा, समटाइम्स मरकरी ऑल्सो रिलीज, मरकरी। मैं ये कह रहा हूं जब मैं कोयला जलाता हूं तो कोयला जलाने पे मेरे पास क्या होगा? मेरे पास दो चीजें, मैंने कोयले को मैं आग लगा दी, ठीक है। मेरे पास नीचे क्या बचेगा? ऐश, राख बचेगी, जिसको मैं क्या बोल दूंगा? रेजिड्यू बोलता हूं, या फिर रेजिड्यू नहीं बोलता तो अवशेष बोलता हूं। तो कोयला जला देता हूं, मेरे पास अवशेष बनता है, लेकिन कोयले के साथ साथ कुछ गैसेस भी निकलती है, गैसेस निकलती हैं। जब वो गैसेस निकलती है तो उन गैसेस में क्या क्या होता है? उन गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, साथ ही साथ कुछ मात्रा में पानी। तो पानी कहां से आएगा? कोयले के ऊपर डिपेंड करे। कोयले में मैंने बताया था ना कि कंसेंट्रेशन नमी है, और सबसे पीठ है तो सबसे ज्यादा पानी निकलेगा वहां से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। और फिर क्या निकल सकता है मेरे पास? सल्फर ऑफ नाइट्रोजन निकल सकता है, सल्फर ऑफ ऑक्साइड निकल सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मैंने बताया कि मीथेन निकल सकती है, कार्बन कंटेंट है, हाइड्रोजन से वाटर निकलेगा तो मीथेन गैस निकल सकती है। लेकिन एक चीज है जो हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती है और जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी है, हमारे पास मरकरी भी आती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि ये कभी कभी आती है, रेयर केसेस में आती है। कैसे? जैसे नेस्ले में निकल गया था लेड, मैगी में आ गई थी लेड, वैसे ही। पर यूपीएससी वही चीजें पूछता है, आपके ऑप्शन में वो दे दे कि मतलब मरकरी भी आती है, आपने बोलो, आप सोचोगे कि अरे सर ने तो बताया नहीं, तो मरकरी आने की पॉसिबिलिटी भी होती है। अब वो मरकरी आई कहां से? ग्राउंड में पहले से ऑलरेडी मौजूद थी, जब प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी तो क्या है? कोयले के साथ में मिक्स हो गई। अपना कोयला जल के नहीं बनाएगा, लेकिन कोयले में क्या है? एक्स्ट्रा ऐड हो गया। मरकरी पता है हमें, जिसको पारा बोलते हैं हिंदी में, थर्मोमीटर्स में यूज होता है। पहला क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है?
मेटल है, इकलौता मेटल है जो किस भी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वन ऑफ द मेटल। लेकिन लिक्विड और बहुत सारे मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन किस में होगा, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल तापमान पे। ऐसे और मेटल हो सकते हैं जिनको क्या कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। कोयले को भी मैं, उस कोयले कह रहा हूं, लोहे को भी लिक्विड बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम के तापमान पे मेरा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जगह छोड़ो, जगह छोड़ो आधे पेज की। ठीक है, आपको लिख के लाने हैं मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, धातु, गैर धातु, अधातु बोलते हैं, अधातु। ओके, वो कह देगा हम दिखते थे इनके जैसे ही, गैर में तो पराया कर दिया आपने मुझे, सॉरी मेटल्स, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट नो दैट, इट्स माय मिस्टेक, अधातु। ठीक है, और एक होते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, आपको लिख के लाना है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके एग्जाम्पल, और अगर किसमें क्या है, कोई ना कोई एग्जम्पशंस है तो उनके बारे में। तकरीबन आपको आधे पेज से ज्यादा लगेगा, कुछ लोग ऐसे भी जिनको एक एक पेज भी लग जाएगा, तो पेज ज्यादा छोड़ना है। ठीक है, ये आपके हो उसमें। और अपने होमवर्क, अपना नोट्स ना ऐसे बनाओ सॉलिड वाले, जिसका कुछ नहीं है। एक और चीज ध्यान रखो, हमेशा उस स्पाइरल वाली बुक लो जिसमें तुम क्या है बाद में पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे अब के काम के नहीं है। अगर तुम्हें जेन्युइनली पढ़ना है तो अगले 2-3 साल भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। एक और चीज, हर एक टॉपिक होने के बाद में क्या है, जगह छोड़ दिया करो, ताकि तुम कुछ ऐड ओवर कर पाओ। या अगर तुम बिल्कुल फेयर नोटबुक यूज करते हो, जिसमें जैसे A4 शीट वाली यूज करते हो, तो तुम क्या कर लिया करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, आधे पेज में, आधे पेज से ज्यादा 70% पेज में लिख लिया और 71% पेज छोड़ दिया। पर मैं उसको थोड़ा सा, वो थोड़ा फिर अजीब ही लगता है, वो कभी भरा नहीं जाता, खाली खाली लगता है, ज्यादा भी वेस्ट होता है। तो हमेशा ये कर लिया करो कि टॉपिक खत्म होने के बाद में कुछ एरिया छोड़ दिया करो, हमेशा 4-5 लाइन, 2-3 लाइन। और पर आप ये चीज रखा करो, अब उसको पेन से लाइन करके करा करो, पेन से लाइन मार दिया करो, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो, फिर लाइन मार दिया करो। वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जिस दिन क्लास नहीं है, फिर हमें लगता है कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या था, तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये हमने क्या है एक्स्ट्रा चीजों के लिए लिया। जहां मैं छुड़वाता हूं वो तो छोड़ना ही है, तुम्हें डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटे लिखते हो तो हाफ पेज यूज करो। ठीक है, मैं A4 का हाफ पेज बोल रहा हूं। और अगर आप बिल्कुल मतलब बड़ा बड़ा लिखते हो, अच्छा लिखते हो, तो आप एक पेज भी छोड़ सकते हो, वो लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी पता नहीं कहां से कब आ जाए। तो जब मैं इनकी बात करता हूं तो ये बेहतरीन समझ में आ गया कि ये चीजें मेरी क्या है, निकलेंगे जब मैं कोयले को जलाता हूं। अब अगर मैं पीट को जलाऊंगा तो मेरे वाटर वेपर्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं किसको जलाऊंगा और मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं बिटुमिनस को जलाऊंगा तो मेरे पास वाटर वेपर मिलेंगे ही नहीं, साथ के साथ मुझे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी। तो उनकी दिखदारी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता रहेगा। अब होता क्या, गैसिफिकेशन क्या कहती है, गैसिफिकेशन ये बात कहती है कि भाई जब मैंने लोहे इनको जलाया तो मेरे पास क्या क्या है, जब मैंने कोयले को जलाया मेरे पास क्या है, क्या निकला मेरे पास गाइस, सबसे पहले मेरे पास राख आई, ऐसा आई अवशेष के, और मेरे पास क्या है, मोनोऑक्साइड आया, डाइऑक्साइड आया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर आया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आए, फिर मेरे पास क्या है, मीथेन आया, वाटर वेपर्स आए, और हो सकता है मरकरी भी आ जाए। तो जब मेरे पास इतनी ज्यादा समस्या है और मेरे पास राख बचती है, देन मैं क्या करूं, मेरे पास ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मतलब जो मतलब साइंटिस्ट थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम गैस को किसकी फॉर्म, इसको सॉलिड कोयले को किसकी फॉर्म में बदले, गैस की फॉर्म में बदले। अगर मैं एलपीजी को जलाता हूं, एलपीजी गैस है मेरी, अगर मैं उसको जलाता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, राख बचती है, नहीं। धुआं निकलता है, निकलता है, पर कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि वहां पे आग कैसे जलेगी, आग की लपट कैसी होगी, ब्लू। अगर आग की लपटें कैसी हो, ब्लू कलर, मतलब क्या है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर मैं एंथ्रासाइड को भी जलाऊंगा तो मेरे पास कैसी आग निकलेगी, ब्लू कलर की। येलो की निकल रही है तो मतलब कैसा है, समहाउ नॉट कंप्लीट, पर क्या है, मिडिल में पार्शली कंप्लीट क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ठीक है, रेड रेड कलर की आ रही है, और बिल्कुल मेरे पास येलो की आ रही है, फिर व्हाइट की बर्न से है, तो मतलब क्या है, अनकंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ फिर अवशेष बचेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक प्रोसेस निकाली जिसमें उन्होंने क्या किया, कोयले को गैस में बदल दिया, और इस गैस को इन्होंने नाम दिया
सिनगैस। सिनगैस, इन्होंने क्या किया, अब देखो ये चीज थोड़ा समझने में थोड़ी अजीब लगेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोयले को बर्न कर लिया और उसमें से जो गैसेस निकली, कौन सी, मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, उनको ट्रैप कर लिया हीट की फॉर्म में वाटर के साथ। और इसको फिर किसे दोबारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चला। तो इसने क्या दिया, इसने एनर्जी दी, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के ट्रेस में। कई कई बार ऐसे होते हैं, कई कई बार ये इसकी बजाय मीथेन प्लस में CO प्लस में H2O का मिक्स करके भेजते हैं मीथेन की फॉर्म में, लेकिन मोस्टली सिनगैस किसी फॉर्म में होती है, मोनोऑक्साइड प्लस वाटर की। और फिर क्या हुआ, जब हम इस गैस को जलाएंगे ये मुझे हमें एनर्जी देगी, एनर्जी देने के बाद में क्या है, हम इसका यूज कर लें। लेकिन क्या इसमें एक समस्या है, हमने ये सिनगैस बनाई क्यों, ताकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम और जो हम क्या है ग्लोबल हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। अब एक टॉपिक और डालो होमवर्क में, तुम्हें लिखना है ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, 2 लाइन में आ जाएगा, ज्यादा में नहीं आया, 2 लाइन में आ जाएगा। गैसेस रिस्पॉन्सिबल, कौन से गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, समस्या ये थी कि जब हमने सिनगैस की क्वालिटी, क्या सिनगैस की क्वालिटी ये है कि ये अपने आप में टॉक्सिक है, अपने आप में कैसी है, टॉक्सिक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, दिस इज ए कलरलेस गैस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टॉक्सिक, जहरीली है। तो अगर इंसान इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाने की, जैसे अफेक्शिया आ गया, फिर मतलब दम घुटने की वजह से क्या है, डेथ हो सकती। ठीक है, दूसरा ये लिमिटेशंस है। अब पहले मैं बात करता हूं कि फायदे क्या है, कोयला जलाने के फायदे क्या है, ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोयला जलाने के फायदे क्या है, देर तक जलता है, चलो ठीक है मान लिया। कोयला क्या है, प्राइमरी सोर्स है, क्या है, प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है। प्राइमरी सेकेंडरी बताया था मैंने कि आपको कुछ नहीं करके जीने की जरूरत, आप डायरेक्ट कोयला लो, उसमें आग लगाओ, उससे डायरेक्ट एनर्जी ले लो, तो प्राइमरी सोर्स है। तो मतलब क्या है, कन्वेंशनल है, आपको ज्यादा खपत नहीं करनी, आपको ज्यादा सब नहीं खपाना, कोयला लिया, लगाया, आग लगाई, अच्छा काम चल गया। दूसरा क्या है, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है। तीसरा क्या है, इजीली अवेलेबल है, तीसरा क्या है, इजीली अवेलेबल है। लिख लिया करो ये, अगर मैं फायदे की बात करूं, इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, ठीक है। और मेरे पास क्या है फायदे, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं, मुझे ऐसा नहीं कि गैस, अगर मैं एलपीजी को क्या करूंगा, एलपीजी को मुझे सिलेंडर में डालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो मेरे क्या इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मेरे पास क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब वो मेरा अफोर्डेबल में आ जाएगा, अफोर्डेबल मेरा कॉस्ट इफेक्टिव। अब मेरे पास नुकसान क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, ग्लोबल वार्मिंग गैस रिलीज करता है। सबसे बड़ा लिखो, देयर विल बी अ रेजिड्यू, कुछ अवशेष बचेगा, रेजिड्यू बचेगा इन द फॉर्म ऑफ एश, राख के रूप में। और मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल हाउस गैसेस, हाँ ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या है, एक दिन क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए हैं, कोयले के फायदे और नुकसान। अब मैं सिनगैस के फायदे की बात करता हूं। सिनगैस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, फायदा क्या है, ग्लोबल हाउस गैसेस को, एमिशन को क्या करता है, कम करता है। जो मेरा ग्लोबल हाउस गैसेस उसको एमिशन को क्या करेगा, कम करेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या रहेगा, कम रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग की गैसों का उत्सर्जन कम रहेगा, ठीक है। किसी का कुछ मिस हो जाए तो बस पूछ लिया करो, ठीक है। और फायदा क्या है, और फायदा क्या है, कोयले के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देगा, कोयले के मुकाबले सिनगैस क्या देगी, ज्यादा
एनर्जी देगी, कोयले के मुकाबले एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और फायदा क्या होगा? अच्छा रेजिड्यू बता दिया, रेजिड्यू कोई भी रेजिड्यू नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखो कोई भी रेजिड्यू, मतलब ऐसे मतलब कोई भी रेजिड्यू नहीं रहेगा। लेस रेजिड्यू एज कंपेयर टू कोल, कोयले के मुकाबले कम अवशेष बचेंगे। लेस रेजिड्यू एज कंपेयर टू कोल, कोयले के मुकाबले कम अवशेष बचेंगे। ठीक है, तीन लिख लिए, तीन हो गए। अब नुकसान लिखो सिनगैस के। टॉक्सिक है, वेरी गुड, देखो कितने इंटेलिजेंट है तुम्हें पता है क्या है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। ठीक है, दूसरा इट इज वेरी सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसी है? सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी है। सेकेंडरी एनर्जी तो मतलब क्या है? सेकेंडरी एनर्जी मेरे पास क्या है, मुझे पहले बनाने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं यूज करूंगा। तो अगर मुझे बनाने में एनर्जी खर्च करें तो वहां भी मेरा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी मेरे पास, और फिर मेरे पास क्या है, फिर मैं उसको, और अब मुझे और लिखो, स्टोरेज की प्रॉब्लम रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है मेरे पास, और मेरे पास क्या है, मेरे पास अफोर्डेबल नहीं रहेगी एज कंपेयर टू कोयले की। हो सकता है कि यूरेनियम के मुकाबले अफोर्डेबल हो, लेकिन कोयले के मुकाबले अफोर्डेबल नहीं है। तो तुम ये मत लिख रहा है सिंपल अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एज कंपेयर टू कोयले, लेस अफोर्डेबल, लेस अफोर्डेबल। कम क्या है, कम सुविधाजनक है, सॉरी कम किफायती है कोयले के मुकाबले, कम किफायती है कोयले के मुकाबले। रख रखाव का क्या है, कॉस्ट ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं होता, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, ज्यादा है कोयले के मुकाबले। टॉक्सिक तो है ही। ये क्या होंगे मेरे सेकेंडरी फॉर्म लिखना कि द्वितीय क्या है, द्वितीय ऊर्जा है, प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीय ऊर्जा, द्वितीय ऊर्जा। द्वितीय ऊर्जा मतलब क्या है कि मुझे पहले बनाने में कुछ मात्रा में पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड लिखो मेरा, क्लियर है यहां तक? थर्ड लिखो मेरा लिक्विफिकेशन ऑफ कोल। ये मेरा था गैसिफिकेशन ऑफ कोल, कोयले का गैसीकरण। अब मेरा आएगा लिक्विफिकेशन ऑफ कोल। ठीक है, कोयले का तरलीकरण, कोयले का तरलीकरण। अब साइंटिस्ट को एक बात और पता लगी कि यार अगर मेरे पास ऐसा है, अगर मैंने सिनगैस बना ली तो मैं कोयले से पेट्रोल ही बना सकता हूं। तो उन्होंने कहा हाँ बना सकते हैं। तो दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने एक प्रोसेस दी, उस प्रोसेस का नाम था एफएच प्रोसेस। एफएच प्रोसेस इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कोयला लेंगे और कोयले को क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे, अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ, अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ एफएच प्रोसेस। तो एक इसमें बदल जाएगा, ये पेट्रोलियम में बदल जाएगा, किसे बदल जाएगा, पेट्रोलियम में बदल जाएगा। और ये प्रोसेस पता है कब आई थी, ये प्रोसेस बहुत पहले आई थी, मतलब 60s के दशक से पहले भी। ठीक है, पेट्रोल बना लिया तेज ताप पे। आपको ये नहीं करना है कि क्या कंडीशन रहेगी, कौन सा फ्लास्क रहेगा, कौन सी मशीन रहेगी, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, एक मिनट, बहुत पुरानी टेक्निक है। उसमें क्या था कि आप कोयला लोगे, कोयले को क्या करोगे, आप उच्च तापमान पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखोगे अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ, कुछ कंडीशंस रहेंगी एफएच प्रोसेस की। ठीक है, वो फिर किसमें बदल जाएगा, पेट्रोलियम में बदल जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई थिंक एफएच प्रोसेस नहीं है, ये एफटी प्रोसेस है, इसको करेक्ट करो एक बार, एफटी प्रोसेस है, माय मिस्टेक, एफटी प्रोसेस है, दिस इज एफटी प्रोसेस, दिस इज एफटी प्रोसेस। सर्टेन कंडीशंस ये रहेंगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा पूरा एक अलग से फ्लास्क रहेगा, फ्लास्क ग्लास, वो मेटल का नहीं रहेगा, फ्लास्क किसका रहेगा, ग्लास का रहेगा। ठीक है, और ग्लास दो डुअल यूज में होगा, आप बाहर से कोई भी गैसेस ऐड नहीं करोगे, और जो रहेगा टेम्परेचर नो ह्यूमिड रहेगा,
और मतलब आपको नियर टू क्या बनाना पड़ेगा, वैक्यूम बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, एफटी प्रोसेस दो साइंटिस्ट, एफटी प्रोसेस एफओटी से इनिशियल नेम था, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस की थी। ठीक है, वो कुछ कंडीशंस है। ठीक है, और तापमान तकरीबन तकरीबन वो क्या है 4000 मतलब तक पहुंच जा देंगे, उसको फ़ारेनहाइट तक पहुंचा देंगे, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक करके। तो पर वो आपके काम की नहीं है कि सर क्या कंडीशन थी क्या कंडीशन नहीं थी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। क्योंकि इसमें से, क्योंकि अब वो इन टाइप की चीजों को नहीं पूछता है यूपीएससी, यूपीएससी पूछता है रिन्यूएबल वैल्यू को। तो ये सारी प्रोसेस कैसी है, नॉन रिन्यूएबल, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए ये सब चीजें। कल को मतलब क्या है कि वो इंटरव्यू वगैरह में चीजें के लिए पूछ लेते हैं, इतना भी नहीं पूछते हैं, लेकिन ये है सिलेबस का पार्ट, तो इसलिए कराना पड़ता। तो अब फायदे क्या है, फायदे क्या है, थिन गैस के मुकाबले पेट्रोलियम क्या होगा, इजीली स्टोर हो जाएगा, इजीली स्टोर हो जाएगा। अब पेट्रोल है तो मैं क्या है इसको इजीली यूज कर सकता हूं। ठीक है, पेट्रोल है तो मुझे क्या है ह्यूमिडिटी की कोई चक्कर नहीं है, कोयला तो मेरा रखा रखा क्या हो जाएगा, नमी मान जाएगा, पेट्रोल मेरा कौन सा नमी मानेगा, नहीं मानेगा। ठीक है, कोयले के मुकाबले जब मैं किसकी बात करूंगा, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूंगा, तो कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, पेट्रोल की ज्यादा है, पेट्रोल की कैलोरीफिक ज्यादा है, तो क्या है हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लिख लिए 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस मेरी वही है कि क्या होगा, लिमिटेशंस मेरी वही है क्या होगा, बनाने में ही पहले इतना खर्चा लग जाएगा, तो क्या अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है। सेकेंडरी टाइप ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जो मेरे क्या है, जो मेरे टॉक्सिक को छोड़ के, टॉक्सिक को छोड़ के जो मेरे क्या थे सिन गैस के लिमिटेशन थी सारी की सारी सेम, कि पेट्रोलियम टॉक्सिक नहीं होता। तो सर हम पी जाएं, नहीं, इतना भी नहीं है कि तुम पीने लग जाओ। क्लियर है, क्लियर है, ओके। एक मिनट रुको गाइस, किसी का कुछ बचता है तो देख लो एक दूसरे से, या मुझसे मुझे बता दो फिर मैं लिखवा दूं। किसी का कुछ रहता है, क्या रह गया आरती, लाओ मैं बताता हूं। गाइस बात क्यों करने लग जाते, मैं बता रहा हूं क्या बात होगी, या तो फिर मुझे बता दो कि सर ये बात है। क्या, किस में बेनिफिट में, कौन सा बेनिफिट में, पेट्रोल के बेनिफिशियल में, अफोर्डेबल है। ठीक है, और उसके अलावा इजी टू यूज है एज कंपेयर टू किसके, सिन गैस के, स्टोरेबल, इजीली स्टोरेबल एज कंपेयर टू सिन गैस। हाँ, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं है, कोयले के जैसे ह्यूमिड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस चीज को ना एक चीज और है, इसको एक नाम से वो जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सीपीएल, सीपीटी, सीपीटी, इट इज ऑल्सो नोन एज सीपीटी, कोल टू पेट्रोलियम टेक्निक, कोल टू पेट्रोलियम टेक्निक, कोल टू पेट्रोलियम टेक्निक। ठीक है, अब एक चीज और देखो, हो गया क्लियर, किसी को चाहता, एक चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोयले को जब हम क्या करते हैं, जब हम थर्मल पावर प्लांट्स में बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं, चाहे मैं किसकी बात कर लूं, चाहे मैं चिमनियों की बात कर लूं, चाहे मैं बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज कर लूं, तो वहां पे दो तरह की राख बनती है, दो तरह की ऐश बनती है, राख। ठीक है, वो दो तरह की राख जो होती है मेरे पास, वो एक तो होती है बॉटम ऐश, और दूसरी मेरे पास होती है फ्लाई ऐश। सर ये हम देखेंगे कैसे, कभी तुम लोगों ने वो जलाया है पेज, और जब पेज जलाते हो तो आपको हल्के हल्के टुकड़े से दिखाई देते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। ऐसे ही कोयला जलाने पे भी होता है, कोयला जलाने पे भी होता है, आप लकड़ी जलाओगे तब भी होगा ऐसा। ऐसा हो सकता है कि पेज का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि पेज में वो ज्यादा मिलता है, फ्लाइंग ऐश ज्यादा दिखती है। तो होता क्या है कि जो मेरी बॉटम ऐश है, अगर मैं किसी भी प्लांट में न्यूक्लियर पावर, उसमें थर्मल पावर प्लांट में
या फिर मैं अपनी चिमनियों में, या फिर जहां पे मैं मेरी ब्रिक्स क्लीन है, ब्रिक्स क्लीन समझते हो, भट्ठे, ईंट के भट्ठे, यहां पे मैं क्या है, कोयले का यूज करूंगा। और जब मैं कोयले का यूज करता हूं देन व्हाट विल हैपन, नीचे वाली राख को मैं क्या कर लेता हूं, इजीली निकाल देता हूं, इजीली निकाल देता हूं, उसको मैं डिकम्पोज कर दूंगा, मैं खेतों में डाल लूंगा। आजकल तो गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएट कर दिया है कि आपको वही राख किसमें मिलानी, दोबारा से ईंटों में मिला देनी है। ईंटों में मिट्टी मिलाओगे तो आप क्या करोगे, उस मिट्टी में ये जो बची हुई राख है कोयले की ये मिला दो, क्या दिक्कत है, चला जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, दूसरे जब आपके डैम ये बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो इनमें बोला गया है कि भाई जब मिट्टी आपको यूज करनी है तो उस मिट्टी में क्या करो, इस जो रेत, अब इतना बड़ा फ्लाईओवर बना है, ऊंचा बना है फ्लाईओवर, तो वहां पे मिट्टी भी डलेगी, तो कह रहे हैं कि भाई मिट्टी के साथ क्या करो, राख मिक्स कर दो, वो तो नीचे दबी रहनी है, बहुत साल तक नीचे दबी रहेगी, हवा में नहीं उड़ेगी। अब क्या होता है कि ये जो नीचे वाली है इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, बॉटम है जो नीचे, जो हम नॉर्मल भी राख, हम घरों में भी तो ये करते हैं ना, घरों में भी ये करते हैं, एंड घरों में ये करने के बाद में यूज होता है। अब मेरे पास बॉटम, अब जो मेरी फ्लाई एश है ना वो अनकंट्रोलेबल है मेरे पास। अनकंट्रोलेबल क्यों है, एक तो ये बिल्कुल हल्की होती है, हल्की होने की वजह से क्या है, हवा के साथ उड़ के चली जाती है, और बिल्कुल छोटी माइन्यूट होती है, और जब माइन्यूट होती है तो कई बार क्या होती है, इंसान के लंग्स में, फेफड़ों में चली जाती है, और डायरेक्ट क्या है, ट्यूमर का कोज करती है। तो इस और दूसरा क्या है, और जब ये क्या होगी, ये कई बार जब बारिश होती है तो बारिश के साथ मिलकर एसिड रेन का भी कंसेप्ट बना सकती है फॉर्म, ठीक है, और ये हर जगह पे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और तो और अगर ये पौधों की पत्तियों पे जम जाएगी, ये सारे रीजन है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आप पौधों की पत्तियों पे जम जाएगी तो क्या हो जाएगी, उनकी पौधों के पत्तों की क्या है, वैक्यूल्स को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और जब वैक्यूल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो पौधे क्या नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे पानी का जो बाहर छोड़ते हैं। और अगर क्लोरोफिल के ऊपर जम गई तो पौधे क्या नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स ओपनिंग होती है, हम उसमें पढ़ेंगे, बायोटेक में पढ़ेंगे वैक्यूल्स को, क्या वो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ओपनिंग होती है किसकी, प्लांट्स की, ठीक है, जहां से वो क्या है, एयर में हवा एक्सचेंज करते हैं, एयर में, या फिर मोस्टली पानी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल के ऊपर जम जाएगी तो पौधा क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा पौधा, तो देयर इज वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ्लाई एश में ब्लैक कार्बन होता है। फ्लाई एश किससे बनी होती है, ब्लैक कार्बन से बनी होती है, और ब्लैक कार्बन अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड यस क्या होती है, टॉक्सिक होती है, हार्मफुल होती है, ओडरलेस होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, पौधे हमारे ले लेंगे बदले में, लेकिन ब्लैक कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता है। ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन हाईली रिएक्टिव है, अपना स्ट्रक्चर बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा, और क्या है, हाईली टॉक्सिक भी है। और एक बार अगर इन्वायरमेंट में आ गया तो करोड़ मतलब लाखों सालों तक, लगभग 4000 साल तक का बोलते हैं, 4000 साल तक क्या है, ऐसे एग्जिस्ट करते रहते हैं। और क्या है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये अपने आप में क्या है, एक बड़ी समस्या है। सिंपल ये नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है, अब देखो ना पूरे पूरे पौधों को खराब कर रहे हैं, आपके लंग्स में चला गया, आपको ट्यूमर हो गया है, लंग्स कैंसर हो गया है, ठीक है। और अगर ठीक है, बहुत सारे हैं, स्किन कैंसर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको पिंपल एक्ने कर देते हैं, आप उसमें आते हो नॉर्मल प्रॉब्लम में। तो क्या है, फ्लाई एश एक बहुत बड़ी समस्या। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जितने भी क्या है थर्मल पावर प्लांट्स है, या फिर कि मेरे क्या है ब्रिक्स क्लीन्स है, भट्टे हैं, ईंट के भट्टे, या फिर मेरे क्या है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट को मैं क्या बोलूं हिंदी में, हाँ तापीय बोलूं, हाँ तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र। वहां पे क्या होता है, जब मैं कोयला जलाऊंगा तो उन्होंने बोला है कि जो आपका एग्जॉस्ट होगा, आपको उस एग्जॉस्ट पे कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। और फिल्टर्स क्या करेंगे, वो फिल्टर्स सारे के सारे फ्लाई एश को क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे। फ्लाई एश को क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रैप कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और फिर टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, फिल्टर की सफाई करो, और जितना फ्लाई एश है उसको कलेक्ट कर लो।
अब इस फ्लाई एश को कलेक्ट करने के बाद आप कहाँ यूज करो इसको, या अगर पास ब्रिक्स क्लीन है तो आप राख के साथ इसको दोबारा मिक्स करो, और दोबारा मिक्स करके आप क्या करो, इसको ईंटों में यूज करो, ताकि ये इन्वायरमेंट में ज्यादा ना फैले। और आपका क्या है, आपका थर्मल पावर प्लांट है, तो जब आपकी राख का वेस्टेज होगा तो आप क्या करो, इसको फ्लाईओवर्स बन रहे हैं या फिर कहीं भरत हो रहा है, कहीं पे मिट्टी डाली जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उस मिट्टी के साथ मिक्स करो और इसको वहीं पे डाल दो, ताकि ये क्या है, ये एनवायरमेंट में फैल के अपने कॉन्सिक्वेंसेस ना फैले। इवन गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने फ्लाई एश के लिए रूल्स भी बना रखे। रूल्स क्या कहते हैं, आप समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या है। रूल्स जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे, उस रूल्स में पढ़ाने की कोई बात नहीं। जैसे ये मैंने बताया कि ब्रिक्स को उन्होंने रेगुलेशन दे रखी है, थर्मल पावर प्लांट को उन्होंने बताया कि यही रूल्स है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, फ्लायर्स को फिल्टर्स लगाओगे, फिल्टर से क्या फ्लायर्स को कलेक्ट करोगे, उस मिक्स करने के बाद आपके क्या है, या आपके जो फ्लायर्स बनेंगे उनके साथ मिट्टी के साथ करोगे, या आपके पास ईंट भट्टे हैं तो ईंट भट्टों में क्या करोगे, दोबारा उन ईंटों के साथ ये फ्लायर्स मिक्स कर दो, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट। हमारा 11:35 रहता है, 25 रहती है, 25 रहती है, ओके। किसी का कोई डाउट, यस बताए। क्या होता है घर में, क्या यूज करते हैं,